हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हमारा टॉपिक है आज का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। आपने काफ़ी ऑटिज्म का नाम सुना होगा, लेकिन ये स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, चलिए जानते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल से हम क्या समझते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो डेवलपमेंट उनकी ईयर बाय ईयर या डे बाय डे होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। वो कहीं किसी लेवल पे फिक्सेट हो रहे हैं। जो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट होनी चाहिए थे, उसमें कमी आ रही है या उसमें कुछ खराबी हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंटल। यही चीज़ अगर हमारे डेली लाइफ में, पहली बात तो ये सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स जैसे अगर हम ओसीडी की बात करें, तो एक नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी चाहिए होती है हमें लाइफ के लिए, अपना काम करने के लिए। लेकिन जब वो एंजाइटी एक लेवल से ज़्यादा चला जाए, इतना ज़्यादा चला जाए कि हमारी डेली लाइफ, डेली फंक्शन को अफेक्ट करने लग जाए, दिक्कत परेशानी देने लग जाए हमारे डेली लाइफ में, तब वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है। वैसे ही यहाँ पर ASD is a complex neurodevelopmental disorder characterized by difficulties in social interaction में दिक्कत आएगी। आपने काफ़ी बच्चों को ये टर्म्स बोलते हुए सुना होगा, या काफ़ी पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या हमारे बच्चों को ऑटिज़म ना हो जाए, इसलिए हम ये प्रिकॉशंस रख रहे हैं। या आजकल के जो पेरेंट्स हैं या और भी जने बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि अगर कोई म्यूट ज़्यादा रहता है, बोलता कम है, समय समय से रहता है, या कोई बच्चा क्लास में 5th क्लास तक पहुंच गया, अभी तक बच्चा ढंग से बोल नहीं पा रहा है, कहीं इसको ऑटिज़म तो नहीं है। सो इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है? सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता बच्चा, कम्युनिकेशन में बात नहीं कर पाता, रेस्ट्रिक्शन और रिपीटेटिव पैटर्न करता है किसी भी बिहेवियर का या बोलने का। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम कंडीशन, मीनिंग क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग इट मैनिफेस्टेड डिफरेंटली एंड विथ वेरिंग सिविरिटी इन इंडिविजुअल्स। स्पेक्ट्रम है, ये बहुत अलग अलग प्रकार से अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग सिविरिटी लेवल्स पे हो सकता है। ठीक है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये जो टर्म है ना ऑटिज्म, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? सेल्फ, हम। अब यूगेन ब्लूअर ने, जो कि जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म दिया था, उन्होंने सबसे पहले इस बारे में बात किया, सेल्फ एडमायरेशन एंड विड्रॉल विद इन वन सेल्फ की बात की। इसके बाद ये एस्पर्जर, आपने एस्पर्जर सिंड्रोम भी सुना होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अपने हेंस एस्पर्जर ने, जो कि वेना यूनिवर्सिटी, जर्मनी, इटली, ये जो देखिए जर्मन, स्किज़ोफ्रेनिया में ना मेनली ये स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कोई भी न्यूरो कॉग्निटिव और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, इनमें ये कुछ प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इनके बारे में कुछ कुछ टर्म्स के बारे में कुछ बोला है। सो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यूगन ब्लूअर ने बोला है, फिर हैंस एस्पर्जर ने बोला है। ऑटिस्टिक साइकोपैथ एक टर्म दिया था एस्पर्जर ने, जिसके जो आगे चल के एस्पर्जर सिंड्रोम के नाम से प्रख्यात हुआ है ना। फिर है लियो कैनर, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, राइट। आप अगर कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के नाम से ही वो आता है मोस्टली, और ये वैल्यू भी माना जाता है। सो उन्होंने उसके बाद एक और, उन्होंने भी ऑटिज्म टर्म यूज़ किया इन द मॉडर्न सेंस, और ऑटिज्म शेमनेस को लेके आए, इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, है ना, उन सब के बारे में बात की। तो कुल मिला के इन तीनों ने ही ऑटिज्म वर्ड के ऊपर चर्चा की है, बात की है, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ। नेचर की बात करें तो पहली बात है डेवलपमेंटल नेचर, इसका देखते हैं। डैट अर्ली चाइल्डहुड, बचपने में होता है, एज 3 से हमको दिखना चालू करता है, और अगर इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड देन इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। सेकेंड है हेट्रोजेनिटी, सिम्टम्स एंड सिविरिटी में वेरी अमॉन्ग द इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने बताया हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर की सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, इसलिए तो इसको स्पेक्ट्रम कहा गया है, राइट। फिर है न्यूरोलॉजिकल बेसिस, इट इज एसोसिएटेड विद द एटिपिकल ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। प्रिवलेंस देखिए अगर हम, तो ये ना मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्लोबल एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं दैट ASD अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन,
और ये मेल्स में ज़्यादा होता है. रिस्किंग प्रिवलेंस मे बी पार्टली ड्यू टू द इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. अब ये होता क्यों है? ऑटिज्म किसी बच्चे को कैसे हो सकता है? पहला फैक्टर अगर हम देखें, पहला कॉज है हमारा जेनेटिक फैक्टर. अगर हमारे मम्मी पापा या दादा दादी या किसी नाना नानी किसी भी हमारे फैमिली लीनिएज में, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये बीमारी है तो हमें हो सकता है, पहला फैक्टर. दूसरा, सिबलिंग्स में काफ़ी हायर रिस्क होता है कि जैसे दो सिस्टर है या दो ब्रदर है, एक को ऑटिज्म का शिकार है, हो सकता है कि दूसरे को भी हो जाए. सो इट इज़ ऑल्सो कम अंडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. देन जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है. कुछ टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं, जैसे SHANK3 जीन होता है, फिर CHD8 जीन होता है, जिसके कारण जेनेटिक फैक्टर के कारण, इन जेनेटिक जीन्स के कारण हमें ऑटिज्म हो सकता है. दूसरा है न्यूरोबायोलॉजिकल. हो सकता है ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाए या घट जाए, या कनेक्टिविटी न्यूरॉन्स में ख़त्म हो जाए, कट जाए. न्यूरल नेटवर्क्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं, इसकी वजह से हमें ऑटिज्म हो सकता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमें इन्फेक्शन हो जाए, जैसे जस्ट ऐसे भी हो सकता है कि हमारे बर्थ, किसी बच्चे के बर्थ के पहले और जस्ट आफ्टर द बर्थ, देखिए प्रीनेंटल, पेरीनेंटल एंड पोस्टनेंटल, इनके बाद अगर बच्चे या माँ को इन्फेक्शन है, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, उससे भी ऑटिज्म होने के चांसेस है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि DSM-5 में क्या दिया हुआ है, हम ये देख लेते हैं कि कैसे पहचाने कि ऑटिज्म हुआ कैसे है. पहला है परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, क्या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाते हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म का वो शिकार हो जाते हैं, सोशल कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं. कोई भी पैटर्न ऑफ द बिहेवियर है वो उसको करेंगे ही नहीं, या एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में करेंगे या रिपीटेड पैटर्न्स में करेंगे. पहला स्टीरियोटाइप और रिपीटिव मोटर मूवमेंट हो सकता है. ऑब्जेक्ट का यूज करना, हटाना. पेन को वो बॉक्स से निकाल रहे हैं लिखने के लिए, पर लिख नहीं रहे, फिर अंदर कर रहे हैं, फिर पेन को बॉक्स से निकाल रहे हैं, फिर अंदर रख रहे हैं. या स्पीच को वो एक ही बार एक ही चीज को 10 बार बोल रहे हैं, पानी पानी पानी, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, या कुछ बोल ही नहीं रहे. सेम चीज़ें करने में और डेली लाइफ रूटीन में उनको प्रॉब्लम आती है, राइट. या तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे या बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होंगे, ये भी हो सकता है. थर्ड सिम्टम है, सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स. बचपन से ही चाइल्डहुड से ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सिम्टम्स कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट impairment in social, occupational, or any important areas of functioning. These disturbances are not better explained by intellectual disability or global developmental delay. क्लिनिकल पिक्चर की बात करें कि अगर एक इंसान को, एक पर्सन को अगर ऑटिज्म है तो वो कैसा दिखेगा. अगर हम अर्ली एज की बात करें तो वो बच्चा बोलना लेट सीखेगा, डिलेड स्पीच डेवलपमेंट और बैबलिंग की कमी होगी. लाइक स्टार्टिंग में बच्चा बोलता है ना, आ बा पा पा दा मम, तो इसकी कमी होगी क्योंकि वो, उसका स्पीच डिले हो रहा है, वो बोल नहीं पाएगा काफ़ी टाइम तक, आई कांटेक्ट नहीं रख पाएगा, सोशल बिहेवियर को समझ नहीं पाएगा. आप दो बच्चे लीजिए, एक 2 साल का है, दूसरे भी 2 साल का है, लेकिन पहला वाला जो जो ए बच्चा है, ए और बी, ए बच्चा जो 2 साल का है और बी बच्चे भी 2 साल का है. जो ए वाला बच्चा है उसको हम हाथ आगे करते हैं तो वो समझ जाता है कि अच्छा वो हैंड शेक करना है, उसका हैंड शेक करो. लेकिन हम जब दूसरे बच्चे के सामने हाथ देते हैं तब उसको नहीं समझ में आता कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे जेस्चर को, लाइक हाउ टू रिस्पॉन्स टू एनी सोशल क्यूज. रिजिडिटी इन रूटीन और प्ले, खेलने में परेशानी होगी. स्कूल एज की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन पीयर रिपीटेशंस, इंटरेक्शन, रिपीटिव प्ले और इंटेंस फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक. एंड सेंसिटिविटी हो सकते हैं, लाइक ब्राइट लाइट्स और जो तेज़ आवाज़ें होते हैं उनसे उनको डर लग सकता है, राइट. एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड में क्या होता है, सोशल चैलेंजेस परसिस्ट होते हैं. मे एक्सेल इन किसी किसी एक स्पेसिफिक चीज़, या स्पेसिफिक चीज़ में हो सकता है वो एक बच्चा जो है वो पूरा उसका रूटीन डिस्टर्ब रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन एक चीज़ अच्छे से कर पाता है. फॉर एग्जांपल पेंटिंग, वो बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा कर पाता है, उसका दिमाग उसी में लगता है. सो
any adult, they may excel in a specific skills or interest but struggle with the independent living और employment. अब इसके टाइप्स देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑटिज्म के. पहला है क्लासिक ऑटिज्म, जिसके बारे में हम सबने सुना, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर. Symptoms are significant challenges in verbal or non-verbal communication. The individual may face challenges in non-verbal communication and the verbal communication. They are unable to understand their social cues and gestures. Difficulty, they may feel or face difficulty in social interaction. They may experience many difficulties in intense repeated behavior, resistant to change in environment or any routine of their, and they may often accompanied by intellectual disabilities also. If we talk about prevalence, they it is estimated that to present about 40 to 60% of all the autism spectrum disorder cases. There are some strong genetic basis to it with mutation in genes like SHANK3 and MECP2 and CHT8 gene. The second type of autism spectrum disorder is Asperger syndrome, which is often we can also known as high functioning autism. The symptoms are mild to moderate social difficulties. For example, they may feel troubles or difficulties in understanding social cues. They may are not able to respond to any gesture, any facial expression. They may feel cognitive delays in language, and they may suffer from clumsiness, poor hygiene, poor motor coordination. If we talk about prevalence कि इसका देखते हैं प्रिवलेंस क्या है, सो इट इज़ रफली एस्टिमेटेड दैट 1 to 2%, या हम कह सकते हैं कि 1000 में से एक या दो जने को ये एस्पर्जर सिंड्रोम होता है विद द हायर डायग्नोस्टिक रेट्स इन मेल्स. ये भी मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है. और ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज. इसका वही हेरिडिटी ट्रेट्स है और एटिपिकल न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन रीजन एसोसिएटेड विद सोशल प्रोसेसिंग. थर्ड है इज परवेसिव इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक. द सिम्टम्स आर atypical autism with milder or fewer symptoms than classic autism. क्लासिकल ऑटिज्म में जो हमने पढ़ा था, जो कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर था, वही सारे सिम्टम्स होंगे, बस उनका जो लेवल है वो कम होगा. 20 to 30% को ये हो सकता है. कॉजेज इसका मिक्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लाइक फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो आपको भी होने के चांसेस है. एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर द मेन कॉजेज फॉर दिस PDD NOS डिसऑर्डर. फोर्थ वन इज CDD. CDD देखिए क्या होता है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर. डिसइंटीग्रेटिव, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? चलिए रीड करते हैं. द सिम्टम्स में इंक्लूड नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर एटलीस्ट 2 years बट फॉलोड बाय अ सीवियर रिग्रेशन इन स्किल्स. मीन्स लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही होगी, डेवलपमेंट हो रहा होगा लेकिन प्रॉब्लम आ रही होगी, सोशल एक्टिविटीज़ में कम पार्ट लेता होगा, लैंग्वेज ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता होगा. Loss of previously acquired skills in motor functioning and bowel or bladder control, which is the potty training. Significant repeated behavior with social withdrawal. Prevalence अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हर 1 लाख या 10,000 बच्चों में, पॉपुलेशन में हमारा 1% होता है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है. कॉजेज हम कह सकते हैं कि इसका अननोन है, बट हम अगेन जेनेटिक म्यूटेशन को इसका कॉज बता सकते हैं. फिफ्थ इज रेट सिंड्रोम. आपने इसके बारे में सुना होगा. अगर इसके सिम्टम्स देखें ना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं. इनिशियल नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर 6 to 18 month फॉलोड बाय रिग्रेशन इन मोटर स्किल्स, स्पीच एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज. देखिए इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना. मोटर स्किल्स, हाथों से काम नहीं हो पा रहा है उससे. स्पीच, बोलने में प्रॉब्लम है. कॉग्निटिव, सोचने में प्रॉब्लम है, याद करने में प्रॉब्लम है. लॉस ऑफ पर्पसफुल हैंड मूवमेंट रिप्लेस बाय रिपीटेटिव रिंगलिंग. सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मोटर इम्पेयरमेंट. प्रिवलेंस की बात करें तो हर 10 से 15,000 फीमेल्स में ये 1% होता है, बट रेयर है. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने इससे पहले जितने भी डिसऑर्डर पढ़े वो मेल्स में जाता है, लेकिन रेट सिंड्रोम
फीमेल में ज़्यादा देखा गया है। म्यूटेशन की बात करें तो देखिए ये वाला जीन तो सब में आएगा ही। ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एनी डिजीज स्पेशली फॉर इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म विच इज़ विच जीन, क्या नाम है इस जीन का, MECP2। कॉन्क्लूजन अगर हम देखें सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट वेरीज सिग्निफिकेंटली अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, बट अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन से हम उसके आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर हमें अवेयरनेस हो उस बारे में, एंड कैन इम्प्रूव आउटकम्स एंड हेल्प इंडिविजुअल्स lead fulfilling lives. Understanding its complexities is a crucial for effective support and treatment. So I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि जिसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है, हमें सपोर्ट ही मिलेगा। और आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, कोई डाउट हो, नोट्स चाहिए, आप प्लीज़ देखिए और प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, उसमें मेरे हर वीडियोज़ हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, उसमें आपको नोट्स ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। कोई डाउट है तो आप उस चैनल पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।